मुंबई महानगर पालिका देश की सब में बड़ी आर्थिक महानगर पालिका, जिसका के बजट किसी भी अन्य राज्य के जो महानगर पालिका के बजट से ज़्यादा है। उसका जो है अनकरीब ही चुनाव होना है। चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के खेमे में चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मगर कहीं ना कहीं जो है किसी नगर सेवक द्वारा अपने क्षेत्र में किस तरीके का काम किया गया, 5 साल उन्होंने जनता के बीच में रहकर क्या कुछ जनता की भलाई के लिए किया या उनकी सुख सुविधाओं के लिए किया, उसी की जानकारी के लिए हम जो है रिपोर्ट कार्ड, जिस तरीके से कंटेंट हमारा चल रहा है, उसको लेकर इस समय वार्ड नंबर 179 के जो नगर सेवक है सुफियान वनू जी के यहाँ आए हैं और उनसे जानेंगे कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया, क्या उनके कार्यों से जनता संतुष्ट हैं और अगर दोबारा मौका मिलता है तो वो क्या कुछ करना चाहेंगे। मैं वक्त गंवाए बिना सुफियान जी से बात करना चाहूँगा। सुफियान जी, जनता ने 5 साल के लिए आपको चुन के दिया, अपना प्रतिनिधित्व आपके हाथ में दिया, तो इन 5 सालों में किस तरीके का काम आपने अपने क्षेत्र में किया और किस तरीके की चुनौतियाँ आपने फेस की? सबसे पहले तो आपके व्यूवर्स का मैं इस्तकबाल करता हूं। और आपने एक चीज़ यहाँ पर अभी कही कि मतलब चुनाव की भगदड़ मच चुकी है, लोग तैयारियां शुरू कर चुके हैं। मेरे लिए मसला ऐसा है कि चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक तरतीब है और कुछ नहीं है। क्योंकि जो बच्चा साल भर पढ़ाई करता है ना, तो उसको इम्तिहान का डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की हो उसको इम्तिहान का डर और खौफ होता है। तो हमने 5 साल काम किया है और उस पर हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह हमको इतनी घबराहट और डरने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना इतनी ख़ास तैयारियों की ज़रूरत है। जहाँ तक आप पूछेंगे कि क्या काम किया, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे क्षेत्र बताएं, मैं उस क्षेत्र में क्या क्या काम किए उसकी लिस्ट बताऊंगा। क्योंकि क्षेत्र कम से कम जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोड है, SWM है, SWD है, फिर उसके बाद कोरोना अपने आप में एक ये है, हॉकर्स है। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें अपने पास काम की लिस्ट नहीं है। और सिर्फ लिस्ट सिर्फ ज़बानी नहीं है, उसके पुरावे भी है, प्रूफ भी है, और वो काम आप जगह पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि इतनी बड़ी चूंकि लिस्ट है, एजुकेशन से शुरू होती है, स्कूल एजुकेशन में आती है, कॉलेज एजुकेशन में आती है, उसके कितने पात्र आपको बताऊं। मुंबई के अंदर सबसे पहली मुंबई महानगर पालिका की स्कूल, वो स्कूल जो CBSE बोर्ड है, जो इंग्लिश मीडियम है, जो कैम्ब्रिज एफिलेटेड है, अगर कहीं पर खुली तो मेरे वार्ड में खुली। पिछले 5 साल के अंदर ये परिवर्तन लाया है। गवर्नमेंट की BMC के स्कूल में दाखिले के लिए लोगों को सिफारिशें करवानी पड़ रही है, समझे। लोग मतलब नेताओं के लेटर लेकर आते हैं, वहाँ मोर्चे लेके जाते हैं गवर्नमेंट की स्कूल में दाखिले के लिए। वो स्टेटस, वो स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में अपने वार्ड में खड़ा किया है। जहाँ तक गवर्नमेंट की स्कूल है उस पर काम हुआ है। एक हमने स्कूल बनाई जो काने नगर स्कूल है, जो CBSE बोर्ड मुंबई की पहली इंग्लिश मीडियम है। ऑक्सफोर्ड एफिलेटेड स्कूल है, कैम्ब्रिज एफिलेटेड स्कूल है। सेकंड, काने नगर के अलावा नाटकर्नी पार्क की स्कूल की 4 मंजिला इमारत बनी, कम से कम 1800 बच्चे आज की तारीख में वहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझे। हाजी इस्माइल हाजी अल्लाना को इंटरनेशनल स्कूल का स्टेटस मिला, सेमी इंग्लिश वहाँ पर चालू हुई, समझे। उसके अलावा वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हमने जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्पेशली जो वर्चुअल क्लासरूम, फिर उसके बाद में जो दूसरे क्लासरूम ऑनलाइन जो क्लासेस होते हैं वो चालू करवाई है। इसके अलावा आप पूछेंगे प्राइवेट में क्या किया। RTE राइट टू एजुकेशन 2009 मनमोहन सरकार का दिया हुआ वो तोहफा है कि आम तौर पे प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को 25% कोटा देता है। किसी को नहीं मालूम था ये कोटा क्या होता है, कैसे हासिल किया जाता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, क्या फॉलोअप होता है। हमने इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके पे अपने वार्ड में इम्प्लीमेंट उसका करवाया और एक प्रोफेशनल टीम उसके पीछे काम करवाई। पिछले 5 सालों के अंदर अभी आपने खुद देखा, आप यहाँ बैठे थे, बच्चे जो है अलॉटमेंट लेटर लेके जा रहे थे। इस साल भी तकरीबन हमारे 200 बच्चों के नाम 2 लिस्ट में आ चुके हैं, अभी 3 लिस्ट और बाकी है। तो एक हमारा एक आंकड़ा होता है 300-400 के दरमियान हम हर साल प्राइवेट स्कूल के अंदर, मतलब वो स्कूल जहाँ गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने का सोच भी नहीं सकते, बिकॉज ऑफ डोनेशन, 1 लाख रुपया डोनेशन होता है, समझे। और बिकॉज ऑफ फीस, कि फ़ीस इतनी महंगी, 25,000, 50,000, 60,000 साल की फ़ीस, ऐसी स्कूल बगैर डोनेशन और बगैर फीस के 8वीं तक कम से कम 2,000 से अधिक बच्चों का एडमिशन करवाया, समझे। ये शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बड़े काम है जो मैं गिना सकता हूँ। छोटे छोटे काम, लैपटॉप है, जो बच्चे जिन्होंने टॉप किया 9वीं 10वीं में उनको लैपटॉप दिए, जिनको कई बच्चों को टैब दिया,
कई बच्चों को टैब दिया, कई बच्चों की फीस का इंतज़ाम किया, कॉलेज की फीस का इंतज़ाम किया, गवर्नमेंट से फीस कैसे लेनी उसके कैंप लगाए। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इतने सारे बुक वितरण से लेके कंपास बॉक्स वितरण तक, कोई चीज़, ये तो छोटे छोटे हैं, जो बड़े बड़े काम में छोटे छोटे गिनाऊंगा तो मतलब बहुत लंबे हो जाएंगे, समझे। इसी तरीके से आप रोड पे चले जाएं, सेकंड से रोड पर आते हैं। रोड में मेरे वार्ड का कोई रोड ऐसा नहीं है पिछले 5 सालों में जो खुदा और बना नहीं, ये दावे के साथ कहता हूँ। 100% रोड पिछले 5 सालों के अंदर मेरे वार्ड के खुदे हैं, बने हैं, या जिनके काम अभी चालू है, जिसमें 70% रोड सीसी हुए सीमेंट कंक्रीट के और 30% रोड जो है असफाल्ट के, डामर के बने। कोई ऐसा रोड पिछले 5 साल में नहीं छोड़ा जिसके ऊपर पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ। और जहाँ रोड का काम हुआ वहाँ SWD का काम हुआ। 17-18 करोड़ की बड़ी बड़ी ड्रेनेज लाइन, पहले लाइनें डाला करते थे, अब लाइन नहीं डाली है मैंने मेरे वार्ड में, बॉक्स ड्रेन डाले, इतने बड़े बॉक्स ड्रेन ना कि उसके अंदर 2 से 3 आदमी चल के दौड़ के भाग सकते हैं, समझे, इतने बड़े बड़े बॉक्स ड्रेन। और उसको साफ करने का निज़ाम ऐसा है कि रोबोट उसको साफ करता है, मेरे पास विजुअल है, रोबोट अंदर जाता है, यहाँ से साफ करके वहाँ से बाहर निकलता है। तो इतने बड़े बड़े SWD ड्रेन आए हैं, SWM की लाइनें आई है, वाटर कनेक्शंस पे हमने काम किया, अलग मडोना कॉलोनी से लेके जितने गिरदारी लाल चौल, जितने जहाँ वाटर्स के मसले थे, पानी के मसले थे, वहाँ पानी की लाइन के मसले के पैथवेज, जो स्लम के पैथवे होते हैं, पहले ऐसा होता था कि वो पैथवे जो है ना वो कोबा होता था, कोबा एक बारिश में बह के चले जाता था। हमने ये कॉन्सेप्ट लाया कि जिस तरीके से जो रोड कंक्रीट का बनेगा ना, तो गली भी कंक्रीट की बनेगी। तो हमने गलियां भी कंक्रीट की बनवाई, बाकायदा मिक्सर खड़ा करके उससे, ताकि पहले क्या होता था कि मतलब एक बार वो कोबा करते थे, माल बना के डालते थे, एक बरसात आती थी बह के चले जाता था, समझे। कंक्रीट, जिस रोड का मटेरियल जो रोड पर इस्तेमाल होता है कंक्रीट, वही गली के अंदर इस्तेमाल हो, ये कॉन्सेप्ट हमने लाया। कम से कम 523 के आसपास सीटर टॉयलेट्स बने, जो टॉयलेट का या तो निर्माण हुआ या पुनर्निर्माण हुआ, तोड़ के नए बनाए गए या नए बनाए गए। कोई टॉयलेट ऐसा नहीं है सार्वजनिक शौचालय पूरे 5 सालों में मेरे वार्ड के अंदर जिसमें हमने पिछले 5 सालों में काम नहीं किया हो। नए टॉयलेट निर्माण किए वो अलग है, लेकिन कोई ऐसा सार्वजनिक शौचालय नहीं है। अभी तक क्या होता था कि भाई सार्वजनिक शौचालय जिस संस्था को चलाने को दिया गया था उसकी जिम्मेदारी होती थी कि उस सार्वजनिक शौचालय की देख रेख करे, उसको समझे। लेकिन वो देख रेख नहीं, क्योंकि 1 रुपया 2 रुपया वो लेते थे, उसमें वो लाइट का बिल भरेगा, पानी का बिल भरेगा, कि प्लास्टर बनाएगा, दरवाजा बनाएगा। कोई शौचालय ऐसा नहीं जिसको महानगर पालिका की निधि दे के उसको बनाया नहीं गया। ये सारे काम पिछले 5 सालों में हुए हैं। फिर उसके अलावा स्वास्थ्य पे हमने पिछले 5 सालों में काम किया पूरे वार्ड में। जिस वक्त क्योंकि स्वास्थ्य के शोबे में जो है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना भी आता है, कोरोना आया पूरे मुंबई में। जब कोरोना टेस्ट 4,500 रुपये चल रहा था ना, उस वक्त से लेके आज तक मेरे यहाँ पे कोरोना टेस्ट फ्री है, और वो भी एक प्राइवेट लैब से, कोई गवर्नमेंट का लैब नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। आज भी आप एंटोविल डिस्पेंसरी में जाएं, और उस वक्त से जब पूरे बॉम्बे में 4,500 रुपये कोरोना टेस्ट चल रहा था, 50 रुपये में 50 किस्म के ब्लड टेस्ट मेट्रोपोलिस करके, जो भारत की सबसे बड़ी लैब है, हाँ, 50 रुपये में 50 किस्म के ब्लड टेस्ट आज भी हमारे एंटोफिल के डिस्पेंसरी में हमने शुरू की, आज चल रही है, रोज़ वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, समझे। इसके अलावा पूरे मुंबई में जब कोरोना आया, मेरा वार्ड साउथ सेंट्रल मुंबई का सबसे पहला वार्ड था जिसने सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर बनाया। 960 बेड का क्वारंटीन सेंटर मेरे वार्ड में बना, समझे। जब पूरे वार्ड के अंदर वैक्सीनेशन को लेके पूरे बॉम्बे में महामारी थी, मेरे BMC का वैक्सीनेशन सेंटर तो बाद में आया, उससे पहले एक वैक्सीनेशन सेंटर मेरे वार्ड में आ चुका था। सबके नगर सेवकों के वार्ड में बाद में एक वैक्सीनेशन सेंटर है, मेरे यहाँ पे 2 वैक्सीनेशन सेंटर एक वार्ड के अंदर। 30,000 से अधिक लोगों का वैक्सीन कराया, समझे। रोज़ाना 4,500 लोगों की, मतलब हमारे यहाँ से दोपहर में और रात में, मतलब 10,000 लोगों का डेली 3 महीने तक खाना कोरोना में। 7,000 से अधिक लोगों को राशन किट, समझे। पूरा रमज़ान 5,000 लोगों का इफ्तार। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हमने नहीं किया। अभी मेरा आगे प्लान है कि हम लोग जो है कुछ जगहों पर हमने जगह आइडेंटिफाई की है, वहाँ हम डायलिसिस सेंटर, CT स्कैन, MRI लाने जा रहे हैं, जहाँ पे 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपये के अंदर CT स्कैन और MRI होगा। स्वास्थ्य के शोबे में चूँकि हेल्थ डिपार्टमेंट में कब्रस्तान, शमशान भी आते हैं, शमशान के अंदर हमारे काम हुए हैं, समझे। वहाँ बैठने के एरिए बने हैं, छत बनी है, समझे, लकड़ी रखने का एरिया बना है,
समझे। और अभी एक चिमनी और पास हुई, एक चिमनी और हम लोग वहाँ लगा रहे हैं, एक चिमनी और बन रही है। कब्रिस्तान का मुद्दा अंटॉफिल में एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो हमेशा सुना जाता था। 50 साल में पहली बार मुंबई महानगर पालिका ने 3.25 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के लिए मंजूर किया, अंटॉफिल कब्रिस्तान के लिए। 2 साल का प्रोजेक्ट है, काम शुरू हो चुका है और काम चल रहा है। वो मुद्दा कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो समस्याएं हैं जिन पर हमने काम किया है। फार्मर्स के लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे मार्केट लगाया था। हॉकर जोन हमारे यहाँ पे बना है, 103 लोगों को हॉकर्स जोन हमारे यहाँ पे जो मंजूर हुआ है, जो अभी कोरोना की वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी गई, समझे। यहाँ तक के जहेज के सामान तक बांटे बीएमसी से। सुफियान भाई ने अपने लोग सोचते हैं मतलब कहाँ से आया, फ्रिज, चूल्हा, क्या कहते हैं उसको, माइक्रोवेव, ओवन, समझे, गोदरेज के बड़े बड़े फ्रिज गरीब बच्चियों की शादी में उनके घरों को मतलब बीएमसी से दिलाया गया। कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं किया। मैं अगर भूल भी गया हूँ आप मुझे बताएं, मैं बताऊंगा कि उस शोबे में हमने, उस क्षेत्र में हमने क्या काम किया। सुफियान जी, अगर मैं बात करूं कि आपके क्षेत्र की काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, और जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ होती है वहाँ पानी की समस्याएं होती है, वहाँ गंदगी की समस्याएं होती है। और गंदगी एक ऐसा विषय है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मंकी जो बीमारी आई हुई है विदेश से, उसका भी छिड़काव कहीं ना कहीं देश भर में अन्य राज्यों में हो रहा है, और मुंबई महानगर पालिका ने उसको लेकर भी सतर्कता बरती है। जो विदेशों से आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। तो सर, सफाई के क्षेत्र में जिस तरीके से गंदगी है और अन्य जो सुविधाएं हैं, उसके क्षेत्र में किस तरीके का काम आपके द्वारा किया गया? सफाई के क्षेत्र में सबसे पहला सेग्रीगेशन सेंटर, अपना कचरा वेलवाट करने के लिए साउथ सेंट्रल मुंबई का सबसे पहला सेग्रीगेशन सेंटर मेरे वार्ड में बना। आप चलिए, मुझे ये हिंदू शमशान के बाजू का जो ग्राउंड है, सबसे पहला कचरा वेलवाट करना और उसको सेग्रीगेट करना, उसको कंपोस्टिंग करना, पहला सेंटर यहाँ बना। कई मैट्रिक टन कचरा डेली सेग्रीगेट हो रहा है। दूसरी, जो ज़ीरो गार्बेज की जो कॉन्सेप्ट बीएमसी ने लाया था, आपको विज़िट करना चाहिए। मेरे यहाँ पर एक एमजी ग्रीन सोसाइटी है, मुंबई की पहली ऐसी सोसाइटी है जिसकी सोसाइटी में से मतलब 150 घर है, 150 फ्लैट है। मुंबई महानगर पालिका ने पिछले 2.5 साल में एक कचरा नहीं उठाया। 100% उसका कचरा सेग्रीगेट भी होता है, कंपोस्ट भी होता है, और वो जाता किधर बताएं? मुंबई का सबसे पहला टेरेस गार्डन बना है, आपको देखना चाहिए। वो टेरेस गार्डन ऐसा है कि आपकी बिल्डिंग का आपका कचरा, वो कचरा कंपोस्टिंग में जाके खाद बन के आपके टेरेस पे आपके लिए क्या क्या उगा रहा है। टमाटर, मिर्ची, भिंडी, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो उन्होंने अपनी बिल्डिंग के टेरेस पे उगाई है। ये कॉन्सेप्ट जो था ज़ीरो गार्बेज का, मैंने अपने वार्ड के अंदर वो ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट करके दिखाया। जहाँ तक दूसरी अहम बात, जहाँ तक साफ़ करना सुफियान की या फिर बीएमसी की जिम्मेदारी, सुफियान की नहीं कह सकते, मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी, और निरीक्षक के तौर पर उस पर देख रेख रखना मेरी जिम्मेदारी है। साफ़ करना मेरी जिम्मेदारी है, साफ़ रखना लोगों की जिम्मेदारी है। तो जब तक ये लोगों में अवेयरनेस पैदा नहीं होगा, समझे, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि मुंबई महानगर पालिका हर साल करोड़ों रुपया जो है वो सिर्फ गटर नालों में डालती है, कई हज़ार करोड़ डालती है। क्या वजह? समझे कि गटर नाले साफ़ करने हैं। अब उस गटर नाले में कचरा आता कहाँ से? आसमान से तो नहीं आता है, समझे, वो तो ज़मीन का आता है। आज सुबह में मैं एक जगह पर था, एक ढापे खोले गए जिसमें से 15-15, 20-20 बोतलें, कांच की बोतल, इसकी बोतल, उसकी बोतल, यही प्लास्टिक है जो जाके जमा होता है, जिसकी वजह से मुंबई डूबती है, समझे। तो इसको फेंकता कौन है? तो जब तक इसकी अवेयरनेस नहीं होगी, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बनती है। मुंबई महानगर पालिका पैसा भी खर्चा कर रही है, हर नगर सेवक अपने इलाके में उसको लेके कहीं ना कहीं सतर्क भी है, उसके लिए कोशिश भी करता है, लेकिन ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बचती है, दूसरे हाथ से भी बचती है कि जब तक आप गटर के अंदर कचरा डालना बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक ये समस्या हल नहीं होगी। और चूँकि स्लम है, स्लम होने की वजह से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसकी जहाँ से मर्जी वहाँ से गटर निकाल दिया, जिसकी जहाँ, मैं नहीं बोलता जानबूझ के, अपनी मजबूरी की वजह से जिसकी जहाँ से मर्जी वहाँ उसने घर बना दिया। कई चेंबर घर के अंदर चले गए, कई नाले घर के अंदर चले गए। पहले नाले इतने बड़े बड़े होते थे, अब छोटे हो गए। पहले नाले के अंदर गाड़ी बुलडोज़र जाता था, अब इंसान जाने की मुश्किल हो गई है, समझे। तो ये कहीं ना कहीं नागरिक और महानगर पालिका दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं। जब तक दोनों एक पटरी पे एक साथ में नहीं चलेंगे उस वक्त तक ये मसला काबू में नहीं होगा। अगर ये मसला काबू में नहीं, अगर समझो ये मसला काबू में हो जाता है तो जो करोड़ों रुपया जो हर साल हम गटर में डालते हैं वो शिक्षा पे जाएगा, स्वास्थ्य पे जाएगा, दूसरी अच्छे एटमॉस्फेयर पे जाएगा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएगा। लेकिन ये
दोनों की मानसिकता होनी चाहिए। जब तक एक की मानसिकता होगी इसका हल नहीं निकलेगा। सुफियान जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। अनकरीब ही चुनाव होना है, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो आने वाले समय में क्या कुछ आपने सोच रखा है कि अपने क्षेत्र में इस तरीके का काम करोगे? दूसरा सवाल, आप पार्टी और AIMIM, ये दोनों ही पार्टियां इस बार जो है चुनाव के अंदर अपना दम आजमाने की तैयारी में हैं, तो क्या इन पार्टियों को आप चुनौती के रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी ऊँट किस करवट बैठता है वो वाज़ेह नहीं है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा मसला रिजर्वेशन का है। रिजर्वेशन क्या आता है, मेरा वार्ड ओपन होता है, लेडीज़ होता है, या फिर SC होता है, ST होता है। तो ये जब तक सिनारियो वाज़ेह नहीं होता, सीन वाज़ेह नहीं होता, उस वक्त तक कोई कमिटमेंट करना, कोई स्टेप लेना, ये चीज़ें काबू में और समझ में नहीं आती है। तो कोई दावा करना समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब तक ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा तो क्या रणनीति होगी, कौन मुकाबले में होगा, किससे चैलेंज मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा। तो अब तक चुनाव लड़ना ही वाज़ेह नहीं। मेरी सीट SC हो गई, ST हो गई या महिला हो गई, अब तो मैं नहीं लड़ सकता। तो ये जब तक ये सब टेक्निकल चीज़ें ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक ये चीज़ें काबू में नहीं आएगी। तो जब तक ये प्रक्रिया वाज़ेह नहीं होती उस वक्त तक मैं कोई दावा नहीं ठोक सकता। दूसरी अहम बात कि जहाँ तक आपने दो पार्टियों का नाम लिया, ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। हर आदमी यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है और हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ना, अपनी ताकत बनाना अलग है, किसी का मोहरा बनना अलग है। हम किसी के चुनाव लड़ने से इनकार नहीं करते, लेकिन किसी का मोहरा बन के चुनाव लड़ने से इनकार ज़रूर करते हैं। कुछ ऐसी इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा जो है ना, हम तो कहते हैं ना, वो सबसे बड़ा शत्रु जो है वो एक ख़ास मानसिकता के लोग हैं, ख़ास तौर पे जो RSS से जुड़े हुए भाजपा के लोग हैं। कि इस वक्त जितने हमारी तादाद ज़्यादा है, हम 75% हैं जो सेकुलर भारत पर यकीन रखते हैं, भारत के संविधान पर यकीन रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखते हैं, समझे, वो उनकी तादाद ज़्यादा है। और वो लोग जो मनुवाद को मानते हैं, जो जात पात को मानते हैं, जो देश को दो टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं, दो रंगों में तकसीम करना चाहते हैं, उनकी तादाद कम है। लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, हमारी तादाद बिखर जाती है 10 जगह पे, और उसका फ़ायदा उनको पिछले कई चुनाव से हो रहा है। तो जो भी पार्टी हो उसको इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए और समझना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास में अच्छी रणनीति है, अच्छा उम्मीदवार है, अच्छा चुनाव लड़ने की आपकी क्षमता है, सारी चीज़ें हैं, अच्छा, मतलब चुनाव जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी को टिकट दे दिया और जाके चुनाव लड़ो। चुनाव एक पूरा ज़मीनी सतह से लेके पूरा एक पूरी प्रक्रिया होती है, कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके, चुनाव लड़ने के तरीक़ेकार से लेके, कैंपेनिंग से लेके, समझे, बूथ कमेटी से लेके, बूथ मैनेजमेंट से लेके, ऐसे ऐसे मतलब उम्मीदवार होते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके एरिया में बूथ कितने हैं। हाँ, तो सिर्फ चुनाव लड़ना असल नहीं है, चुनाव सही से लड़ना असल है। तो जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, मेरी उससे गुजारिश ये है कि सिर्फ चुनाव लड़के नेता कोई नहीं बनता है, समझे, बल्कि इससे नुकसान होता है, आपके पॉलिटिकल करियर को भी नुकसान होता है, दूसरी चीज़ों को भी नुकसान होता है। जैसे आपने दो पार्टियों का नाम लिया, शुरू में लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा तादाद से माइल थे, खासतौर पर हैदराबाद वाली पार्टी की तरफ। लेकिन जब जैसे जैसे यूपी का चुनाव हुआ, वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ, जो सूरत हाल सामने आई, लगा भाई इनके होने से इनको फ़ायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको समेटना शुरू कर दिया है। आपने देखा यूपी में एक भी सीट नहीं आई, आपने देखा वेस्ट बंगाल में एक भी सीट नहीं आई। तो ये आप जो है ना, जो झूठ होता है ना, उसकी उम्र मतलब लंबी, बोलते हैं ना, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकते हैं, समझे। तो वो आप थोड़ा सा उसको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आखिर में अल्टीमेटली लोग समझ जाते हैं। चुनाव लड़ना है, आप लड़ें, आपका अधिकार है, लेकिन किसी का मोहरा बन के ना लड़ें, ये मेरी विनती। जैसे कि आपने सुना, ये थे सुफियान वनू जी, जो कि वार्ड नंबर 179 से नगर सेवक हैं। मेरा सवाल था 5 साल में के कार्यकाल में आपने क्या कुछ किया। उनका साफ कहना था वो बच्चा घबराता है जो पूरे साल तैयारी नहीं करता है आने वाले एग्ज़ाम की, और उनका साफ इशारा था कि मैंने पूरे साल 5 साल जनता के बीच में मेहनत की है, तो मुझे किसी किस्म की तैयारी या वादे या चुनावी जो रणनीतियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, जनता मेरे कार्यों को देखकर मुझे चुनेगी। मेरा सवाल था, कई अन्य पार्टियां भी इस बार चुनाव में अपना जोर आजमाने के लिए महानगर पालिका की रणभूमि में उतरने वाली है, तो क्या जनता उन्हें सराहेगी? तो सुफियान जी का एकदम साफ कहना था, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि सेकुलर ताकतों को दबाने की कोशिश कर रही है, या साफ कह दूं सेकुलर पार्टियों को दबाने की कोशिश कर रही है, और वो किसी धर्म और जाति का चेहरा या नकाब ओढ़कर आपके बीच में आते हैं और आपके जो मत हैं उसका विभाजन करते हैं, और उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है
जो सेकुलर पार्टियों के विरोध में जिस तरीके की पार्टियां हैं उनको पहुंचता है। तो ऐसी पार्टियों से जनता को सतर्क रहना चाहिए ताकि जो सेकुलर वोट है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसमें दरार ना पड़ने पाए और आपका जो मत है सही मायने में सही इंसान तक पहुंचे, ताकि देश भी तरक्की करे और आप और आपका परिवार भी तरक्की करे। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।